मैं सोच रही हूँ कि हालिम के बारे में क्या कहूँ। ये वो नावल है जब आपने उठा लिया तो फिर रख नहीं पाएंगे। तालिया मुराद की दुनिया एक्साइटिंग, सरप्राइजिंग और दिल को छू जाने वाली मोहब्बत और दोस्ती के वाक़यात से भरी हुई है। लेकिन रुकिए, हालिम सिर्फ ये नहीं है। हालिम आपको पॉलिटिक्स, करप्शन और वक्त के चाल की भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबक आमूज़ कहानियाँ सुनाएगा। फातेह के जीत जाने का सफ़र, एडम का अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ढूंढने का सफ़र और तालिया मुराद का अपने आप को माफ़ कर देने का सफ़र। आप इन सब का हिस्सा बन जाएंगे और दिल चाहेगा कि ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं हो। आप इनकी कहानियाँ सुनते रहें। हालिम अपनी तर्ज का एक बहुत ही मुख्तलिफ नावल है जो पाकिस्तानी अदब में बहुत से लिखने वालों को सुपरनैचुरल, एडवेंचर और एक्शन के जॉनरा पे लिखने के लिए बहुत हौसला अफजाई करेगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन खुशा मैगज़ीन। आज हम कर रहे हैं हालिम के बारे में कुछ बातचीत, कुछ सवालात जो निम्रा ने जवाब दिए हैं आपके और मेरे, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट रहबर कौन था। जी फाइनली मुझे तो पता चल गया, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। सबसे पहले माय अपॉलॉजीज़ के इस रिव्यू इंटरव्यू को निकालने में हमें टाइम लग गया क्योंकि निम्रा भी बहुत बिजी थी और मैं भी बिजी थी। फिर हमने फ़ोन पे नहीं बात की, वॉइस नोट्स पे एक्सचेंज हुआ। फिर उन्होंने मुझे पहला सेट भेजा, उसमें मेरे सवाल थे वो मैंने दोबारा भेजे, फिर उन्होंने जवाब दिया और इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। आई ऑल्सो वांट टू एक्सप्लेन कि ऐसा नहीं होता कि मैं निम्रा से कोई बात पूछती हूँ और मैं फ़ौरन उसको जाके रिकॉर्ड कर देती हूँ। निम्रा से मैं सवालात पूछती हूँ, फिर मेरे अपने सवाल होते हैं उनके जवाबात में से, देन आई राइट ऑल ऑफ देम डाउन। फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि इनमें से कौन सी चीज़ इतनी इंटरेस्टिंग है कि वो आपके सामने पेश की जाए, क्योंकि हर चीज़ तो हम ऐसे आपको बता के बोर भी नहीं करना चाहते, स्पेशली जब निम्रा खुद नहीं है। तो ये छोटा सा इंट्रो है हालिम के बारे में। जब मैंने हालिम किताब उठाई थी तो उससे पहले मैंने निम्रा अहमद की वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सी नॉवेल्स नहीं पढ़े थे, मैंने बहुत से राइटर्स पढ़े थे, बट निम्रा का मैंने खाली नमल पढ़ा हुआ था। लेकिन वो मैं इतना आई फेल इन लव विद नमल कि मैं निम्रा अहमद की बहुत बड़ी फ़ैन बन गई थी। तो जब हालिम आया और मुझे पता चला कि हालिम आ चुका था जब तक मैंने उसको स्टार्ट किया, तो और वो 2 हिस्सों में था, तो मेरी एक्साइटमेंट का लेवल डिफरेंट था। जब मैंने बुक खोली तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वही होगा, मतलब कोई करप्शन पे बात होगी या कोई लव स्टोरी होगी या फिर पाकिस्तान बेस्ड कुछ ना कुछ जिस तरह के नॉवेल्स होते हैं उस तरह कुछ ना कुछ होगा विद निम्रा स्टाइल विद अ डिफरेंट एंगल। लेकिन हालिम की तो एक अपनी दुनिया थी। जब मैंने स्टार्ट किए पहले 2 चैप्टर्स एंड आई वॉज जस्ट, मतलब उस दुनिया ने मुझे इनगल्फ कर लिया था, मुझे पकड़ लिया था, मैं उसमें से निकल नहीं सकी। और सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ पे सरप्राइज़, पहले तो वो पाकिस्तान में बेस्ड नहीं था, वो मलेशिया में था। इट वॉज बेस्ड ऑन अ गर्ल हु वॉज अ कॉन आर्टिस्ट, फिर पॉलिटिशियन आ गए और फिर टाइम ट्रैवल। सो इतना मज़ा आया मुझे उस किताब को पढ़ के, एक सेकेंड के लिए भी मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं किताब का कोई भी पेज या इधर से उधर करूँ, या मुझे होता था आगे क्या होगा आगे क्या होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि ये ड्रैग था, इसको खींचा हुआ था, मुझे नहीं लगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई रियली एंजॉयड रीडिंग हालिम, और यही सवाल मैंने निम्रा से पूछा भी है। तो थोड़ा ये मैंने अपना शेयर किया हालिम की, मेरी जर्नी हालिम की तरफ। अच्छा, सो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ सवाल जो मैंने निम्रा से पूछे। निम्रा इंटरव्यूज़ नहीं देती हैं वीडियो पे, वो क्यों नहीं देती हैं मुझे नहीं पता। वो वॉइस इंटरव्यू भी नहीं देंगी और वो वीडियो भी नहीं देंगी, तो मैं पहले से ही आप लोगों को बता रही हूँ, नीचे कमेंट्स में प्लीज़ 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 मत पूछेगा, क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ टाइम है आपका भी और मेरा भी। और आई थिंक बिकॉज शी डजंट वांट टू डू इट, हमें इस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ और मुझे पता है कि फ़ैन्स सारे उनको सुनना चाहते हैं। दुआ करें शायद हो जाए किसी दिन, अच्छा जी, एक इंटरेस्टिंग बात, लास्ट में वीडियो के पता चलेगा कि रहबर कौन है। ऑफ कोर्स ये एक टिपिकल है, ऐसे तो नहीं मैं शुरू में बता सकती आपको, लेकिन थ्रू आउट बड़े मज़े की चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है जो आई थिंक आप सुनना चाहेंगे। लास्ट चीज़ ये कि उनका जो नया नावल आ रहा है माला, उसके बारे में भी कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं जो मैं टुवर्ड्स दी एंड आपको बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट हालिम का जर्नी। निम्रा से मेरा सवाल ये था कि तालिया कहानी में बार बार दातन को मोटी बुलाती है, तो जब वो ये कहानी लिख रही थी, जब उनको ये रियलाइज़ हुआ, या गोइंग बैक, अगर हुआ नहीं अभी तो गोइंग बैक डज शी रियलाइज़ कि मे बी ये करने से द इशू ऑफ बॉडी शेमिंग वॉज बीइंग ट्रिवलाइज्ड। किसी इंसान को एक नाम से पुकारना, मोटा बुलाना नॉर्मलाइज हो रहा था कि इट इज़ ओके, क्योंकि चाहे हम कुछ भी बोलें
दिल दुखता है जब भी आपको कोई इस तरीके से कोई भी ऐसा नाम ले जो कि जिसकी कॉनोटेशन अच्छी नहीं हो। तो क्या अगर आपको चांस मिले तो आप इसको चेंज करेंगी? उस वक्त शायद नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त अब हम मुड़ के देखें तो क्या आप चीज़ों को डिफरेंटली करेंगी? तो निम्रा का जवाब ये था कि मोस्ट प्रॉब्लम मैं चीज़ों को डिफरेंटली नहीं करूँगी, क्योंकि एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट बॉडी शेमिंग। दातन को तालिया बार बार मोटी इसलिए बोलती थी कि दातन अनहेल्दी तरीके से ओबीस थी, और तालिया चाहती थी कि वो उसका वेट कम हो और वो हेल्थ की तरफ जाए, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि हम जिन लोगों से भी प्यार करते हैं हम चाहते हैं, हम उनकी अच्छाई चाहते हैं। और निम्रा ने कहा कि उनको लोगों से, रीडर से ये शिकायत की कि हर कहानी, हर कैरेक्टर पे हम अखलाकियात बहुत नाफिज करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह तो फिर कैरेक्टर एक काम बुरा कर रहा है तो वो और भी बहुत सी बुरी चीज़ें कर रहा है। वो एक कैरेक्टर है, वो चीज़ें कर रहा है, अब उसमें ये अखलाकियात आपने खुद डराइव करनी है कि क्या चीज़ आपके लिए सही है और क्या चीज़ आपके लिए गलत है। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि अगर आप याद करें तो दातन का कभी भी तालिया ने पब्लिक में मजाक नहीं उड़ाया था। वो हमेशा जब वो दोनों अकेली होती थी या बहुत इंटीमेट गैदरिंग होती थी, उसमें तालिया उसको इस नाम से पुकारती थी। उसने कभी 200 लोगों के सामने या एक बड़े इवेंट में या कहीं भी दातन को इस नाम से नहीं पुकारा, ना ही उसका मजाक उड़ाया। तीसरी चीज़ निम्रा ने ये बोली कि अगर आप तालिया का कैरेक्टर देखें तो तालिया वॉज अ वेरी बिटर कैरेक्टर। वो तो आदम के साथ भी ऐसे ही बात करती थी, उसका तरीका था, वो चाहती थी, और उसने शायद नॉवल में टुवर्ड्स द एंड ये भी बोला था कि मैं बार बार दातन को इसलिए बोलती थी कि वो मेरे कहने से तंग आके उसको रियलाइज़ हो कि उसको वेट लूज़ करना है। अगर मैं उसको प्यार से बोलती रहती तो शायद वो नहीं करती। तो तालिया का ये स्टाइल था, ये उसका कैरेक्टर था, इसी तरीके से उसने दातन को डील किया। निम्रा ने ये भी बोला कि इट वॉज नॉट अबाउट बॉडी शेमिंग, इट वॉज अबाउट कैरेक्टर डेवलपमेंट, दिस इज़ हाउ द कैरेक्टर वॉज। जब मैंने निम्रा का ये जवाब सुना तो फिर निम्रा को मैंने सवाल किया, क्योंकि आपको पता है अगर आप मेरे इंटरव्यूज़ देखते हैं तो फिर राबिया तो सवाल के जवाब में से सवाल कभी कभी निकाल लेती है। तो मेरा सवाल ये था कि बिल्कुल मैं आपसे एग्री कर रही हूँ कि मुझे ये बात ख्याल नहीं आई थी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि तालिया ने कभी भी दातन का पब्लिकली मजाक नहीं उड़ाया था। एंड ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड एंड वी नेवर मेंट टू से कि निम्रा ने ये जानबूझ के लिखा कि वो बॉडी शेमिंग करना चाह रही है या वो इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना चाह रही है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन चक्कर ये होता है कि जैसे एज रीडर्स जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम एक चीज़ को इतनी दफ़ा जब पढ़ते हैं तो वो वर्ड, वो चीज़ जो होती है वो डिसेंसिटाइज हो जाती है हमारे लिए वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि हम मुसलसल उस चीज़ को पढ़ रहे हैं एंड वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट। जस्ट लाइक टीवी पे हम एक चीज़ बहुत दफ़ा देखते हैं तो हमें पहली बार बुरी लगे, तीसरी बार बुरी लगे, चौथी बार हमें आदत हो जाती है, तो वो सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही होती है। तो मैंने निम्राज को ये पूरी बात बोली और मैंने कहा कि इस पॉइंट से और आगे गोइंग फॉरवर्ड कॉन्वर्सेशन भी यही है कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं। हम उस किसी भी इशू को, किसी भी मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न को ट्रिवलाइज ना कर दें। तो इस पॉइंट को सामने रखते हुए क्या आप सोचेंगे कि शायद थोड़ा डिफरेंट होता? एंड आई लव निम्रा फॉर दिस बिकॉज शी सेड कि येस, नाउ आफ्टर लिसनिंग टू योर पॉइंट आई डू रियलाइज़ कि येस, इंटेंशन ये नहीं थी, लेकिन शायद ऐसा हुआ हो या शायद ऐसा लोगों को इम्प्रेशन पड़ा हुआ हो। सो गोइंग फॉरवर्ड शी सेड दैट आई विल बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट यूजिंग वर्ड्स जिससे कोई भी इशू ट्रिवलाइज ना हो, जिससे किसी भी सेंसिटिविटीज़ को अफेक्ट नहीं पड़े। और चाहे आपकी इंटेंशन कितनी अच्छी हो, चाहे आपकी इंटेंशन बुरी नहीं थी, आपका मकसद ये नहीं था कि किसी को बॉडी शेम करें या किसी को बुरा नीचा दिखाएं या किसी मैटर को ट्रिवलाइज करें, लेकिन हर जुमला, हर वर्ड जो गोइंग फॉरवर्ड हमें यूज़ करना है, वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट हाउ वी यूज़। बहुत से राइटर्स होते हैं, बहुत से लोग कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं और वो ऑफेंड हो जाते हैं। एंड आई रियली एडमायर निम्रा फॉर दिस कि उन्होंने इस बात को मतलब शी एग्रीड विद माई पॉइंट एंड शी हैड अ कॉन्वर्सेशन विद मी। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं बस ये तो मैंने कर दिया, ले लो, इससे आगे मुझे नहीं कुछ कहना। अगला सवाल मेरा ये था कि क्या जिहान की एंट्री हमेशा से शुरू से प्लान थी या नॉवल लिखते हुए ये कहानी में आइडिया आ गया और आपने जिहान का रोल उसमें डाल दिया? तो निम्रा ने कहा नहीं नहीं नहीं, जिहान की एंट्री हमेशा से प्लान थी। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि एक टाइम पे तालिया को इम्यूनिटी चाहिए होगी और वो इम्यूनिटी हासिल करने के लिए उसको एक टास्क करना पड़ेगा और वो टास्क वो करेगी जिहान के साथ इन अनदर कंट्री। सो मैंने ये अपने नोट्स में शुरू में ही लिखा हुआ था ये होगा। मुझे ये नहीं पता था कि ये कैसे होगा, क्या टास्क होगा एग्जैक्टली,
क्या प्लानिंग होगी, बट आई न्यू कि दिस विल हैपन। जब निम्रा मुझे ये बात बता रही थी कि उन्होंने जिहान को शुरू से सोचा हुआ था कि ही विल बी पार्ट ऑफ द स्टोरी, उनकी आवाज़ में इतनी एक्साइटमेंट थी, उनकी आवाज़ में वो एंटिसिपेशन, वो चीज़ नहीं होती कि जब आपको पता होता है कि हाँ यार अगर मैं ये लिखूँगा या मैं लिखूँगी या मैं करूँगी तो रीडर्स को या जो सामने वाला उसको ये मज़ा आएगा। एंड आई वॉज एन्जॉइंग दैट एक्सप्रेशन इन हर वॉइस। मुझे अफसोस है कि आप लोग नहीं सुन सकते उनकी आवाज़ को, लेकिन यू नो शी हैड दैट एक्सप्रेशन इन हर वॉइस के मुझे पता है कि मैं ये करूँगी और मेरे रीडर्स को कितना मज़ा आएगा, एंड दिस पार्ट विल रियली डू वेल इन द नॉवल। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट जो तालिया का टास्क था कि स्टीलिंग अ राइटर्स बुक फ्रॉम अ राइटर्स माइंड, ये किस तरीके से उन्होंने कहा, जैसे जैसे मैं प्लॉट आगे बढ़ता गया तो क्योंकि मैं चोरी के बारे में लिख रही थी तो फिर ये कॉन्सेप्ट भी उधर आया क्योंकि तालिया वॉज अ कॉन आर्टिस्ट। दूसरी, अगर पॉलिटिकली अगर आपको याद हो वो टाइम, तो पॉलिटिकल सिनारियो पे कोई पॉलिटिकल फिगर जिसकी किताब लीक हो गई थी, तो निम्रा को जिनकी किताब लीक हुई थी वो और जिन्होंने लीक की थी, दोनों की साइड ऑफ द स्टोरी मालूम थी, तो उन्होंने थोड़ा सा उसको भी मिक्स करके इस कहानी में डाल दिया। निम्रा से इसके फ्रॉम लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू शी नोज कि कहानी वहाँ पे ड्रैग हुई थी, बट शी सेड मुझे बहुत मज़ा आ रहा था वो लिखते हुए। असरा और फाते की दूसरी शादी, ये सवाल आई थिंक बहुत से रीडर्स ने उस वक्त भी किया था और अभी भी जब मैंने किया, मैंने पूछा था कि आपका कोई सवाल है, तो बहुत से लोगों ने इसके इर्द गिर्द सवाल पूछे थे। तो बेसिकली मैंने निम्रा से पूछा कि जो आपने ये पूरा दिखाया था, आपको कंसर्न था या आपके जहन में उस वक्त था कि लोग ऑफेंड हो जाएंगे ये दूसरी शादी के कॉन्सेप्ट से, दूसरी शादी के आइडिया से, वो भी आपके मेन हीरो के साथ। तो निम्रा ने मुझे बताया कि निम्रा ने कहा कि जब भी एक शादी टूटती है और दूसरी शादी होती है तो लोग हमेशा जो तीसरा इंसान होता है उसको होम रेकर कहते हैं, उसको ब्लेम करते हैं। और मैं ये दिखाना चाहती थी, मैं कहानी को एक होम रेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना चाहती थी, और मैं ये दिखाना चाहती थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोगों की रिलेशनशिप ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी होती है, शादी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी होती है, उनको रियलाइजेशन तब होती है जब वो तीसरा बंदा एंटर होता है, या तो एक्चुअली उस तीसरे बंदे का कोई कसूर नहीं होता है। असरा और फाते की रिलेशनशिप और शादी बहुत पहले ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उनको शायद ये बात हिट ज़्यादा तब करना शुरू हुई या हिट करना शुरू हुई जब तालिया उन लोगों की ज़िंदगी में दाखिल हुई। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, इट वाज जस्ट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई वांटेड टू टेक। ये जो मैं करती हूँ ना, ये पता नहीं मैं क्यों करती हूँ, एवरी टाइम आई थिंक, ये शायद मैं पहले भी बोला था, मैं कहती हूँ कि मैं नहीं करूँगी, फिर आप लोगों के मैसेजेस, मेरा अपना इंटरेस्ट, मेरी अपनी एक्साइटमेंट जो होती है मुझे ये करने पे मजबूर कर देती है, बिकॉज दिस इज़ रियली डिफ़िकल्ट कि किसी की बात को आप एक अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम्युनिकेट कर सकें। सो अगर प्लीज़ मेरे से कहीं ऊपर नीचे हो जाती है तो निम्रा आपसे भी माफ़ी चाह रही हूँ और व्यूअर्स आपसे भी माफ़ी चाह रही हूँ। तो सवाल ये है, तो मैं कुछ चीज़ें अपने अल्फाज में बता रही हूँ, एग्जैक्टली नॉट टेलिंग यू गाइज एज निम्रा हैज़ टोल्ड मी। अच्छा जी, तो सवाल आप लोगों ने मुझे कुछ भेजे थे, मैंने उसमें से एक सवाल उठाया जिसमें ये था कि हिरन क्या सिम्बलाइज़ करता है, क्यों देखती थी तालिया हिरन को। तो निम्रा ने मुझे बताया कि, और मेरे ख्याल में बहुत से लोगों ने शायद ये बुक पढ़ते हुए फिगर आउट भी कर लिया होगा कि हिरन एक्चुअली में तालिया वॉज हर सेल्फ, तालिया अपने आप को देखती थी जब भी वो हिरन को देखती थी। अगर आप देखें तो हिरन जो होता है वो एक बहुत फास्ट एनिमल है, वो प्रे है, और उन्होंने कहा कि जब मैं तालिया को सोचती थी तो मुझे उन दोनों की तशबीह बिल्कुल एक जैसी लगी। टाइम वॉज द रियल प्रेडिटर इन हालिम, एंड टाइम था जो सारी लोगों की ज़िंदगियाँ मैसअप कर रहा था, एंड तालिया वॉज वन ऑफ द प्रेज, तालिया वॉज अ प्रे ऑफ टाइम, कि उसने किस तरीके से टाइम ने उसके साथ खेला। तो वहाँ जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो टाइम से भाग रहे थे, टाइम के जंगल में नहीं फंसना चाहते थे। तो तालिया जो है वो भी एक प्रे है और हिरन जो है वो भी प्रे है। तो इस तरीके से उन्होंने इसको यूज़ किया, इस तशबीह को। एंड शी सेड, फिर मैंने उनसे ये भी पूछा, अच्छा फिर उन्होंने ये कहा कि तालिया और एक सफ़ेद हिरन, तालिया ज़्यादातर सफ़ेद पहनती थी अगर आप याद करें। दूसरी बात ये कि तालिया बेशक डार्क कैरेक्टर थी, उसमें बहुत से मसले थे, लेकिन अंदर से वो दिल की अच्छी थी। शी वॉज़ अ वाइट कैरेक्टर इनसाइड आउट, यू नो। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको ये ख्याल कैसे आया कि आप तालिया जब अपने आप को देखे तो एज अ हिरन देखे। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने तालिया को विजुलाइज़ किया था तभी मेरे जहन में था कि तालिया की आंखें जो है वो हिरन की आंखों जैसी होंगी, जैसी हैं। और जितना मैं सोचती जाती थी वैसे वैसे मुझे तालिया जो है वो बिल्कुल उसकी तशबीह वो मुझे हिरन की तरीके से ही लग रही थी कि जिस तरह वो भाग रहा है, तालिया भी भाग रही है, टाइम उसके पीछे पीछे है, शी इज़ वेरी फास्ट, हिरन इज़ ऑल्सो वेरी फास्ट। तो इसलिए
फिर उन्होंने कहा कि होता ये कि जब मैं लिख रही होती हूँ तो एक वर्ल्ड क्रिएट हो जाती है कि, और मैं उस दुनिया में अपने आप को बंद कर लेती हूँ। उन्होंने कहा कि जिस वक्त मैं अभी आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ 12:30 बजे रात के, और मुझे है कि मैं बस ये चीज़ ख़त्म करूँ, मैं अपने दरवाजे का कमरा लॉक करूँ और मैं अपनी नावल, जो मैं नया नावल माला लिख रही हूँ, उसकी तरफ चली जाऊँ और मैं वो करना शुरू करूँ। क्योंकि जब मैं लिख रही होती हूँ मैं उस दुनिया में जाती हूँ, मैं अपने आप को बंद कर लेती हूँ और मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं वो कैरेक्टर हूँ, मैं तालिया हूँ। तो अब तालिया इस वक्त क्या करेगी, तालिया के ऊपर ये चीज़ सिचुएशन आई है तो तालिया का क्या रिएक्शन हो सकता है। तो जब आप ऐसा कर रहे होते हो तो आप कैरेक्टर के साथ बहुत सी चीज़ें क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी कैरेक्टर्स को ब्यूटीफाई करने के लिए आप चीज़ें ऐड करते हैं, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, फिर आप उसको कहानी का हिस्सा बना देते हैं। तो हिरन और तालिया के साथ भी ऐसा ही हुआ, और उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया फॉर ऑल द जन्नत के पत्ते फैंस। मैं सोच रही थी मैं इस चीज़ को मेंशन करूँ ना करूँ, फिर मैंने कहा नहीं, जन्नत के पत्ते इंशाल्लाह उस पर भी मैं ये दोबारा अपने आप को इस मुश्किल में डालूंगी। बट उन्होंने कहा अगर आपको याद हो कि हया को जब वो किडनैप हो जाती है, पकड़ के ले जाते हैं और उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं, तो हया को लगता है कि वो मरने वाली है और हया को 2 वाइट रैबिट्स दिखाई देते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी एक रिवाइंड होके ना उसकी आंखों में गुजर रही होती है। तो कहते हैं कि जब अगर आप कभी किसी बहुत शदीद मुश्किल में हो या आप मरने वाले हो तो आपको अपनी ज़िंदगी ना अपने सामने ऐसे नज़र आती है चलती हुई। तो हया के साथ भी उस वक्त इतने स्ट्रेसफुल टाइम में, इतनी मुश्किल में ना यही हो रहा था, ज़िंदगी हुई थी। तो हया और उसका भाई 2 लोग थे, तो वो अपनी ज़िंदगी याद कर रही होती है, इसलिए उसने वो 2 वाइट रैबिट्स देखे थे। तो निम्रा मुझे एग्जांपल दे रही थी कि इस तरह मैं चीज़ों को बहुत दफ़ा सिंबलाइज़ करती हूँ, बहुत चीज़ों को ब्यूटीफाई करती हूँ और किसी चीज़ को एक पुरानी चीज़ से कनेक्ट करती हूँ। तो ये था हिरन और तालिया का किस्सा। अब मैं एक नोट्स को एक दफ़ा चेक करूँगी कि मैंने कोई पॉइंट तो नहीं छोड़ दिया है, फिर मैं अगले सवाल की तरफ जाऊँगी। तो जब इस पूरी कॉन्वर्सेशन में जब निम्रा ने कहा कि टाइम वॉज द रियल प्रेडिटर ऑफ हालिम, वॉज द रियल प्रेडिटर इन हालिम, तो मुझे बड़ा, आपको पता है राबिया की वो सवाल वाली हिस्स जो है ना वो उठी, और राबिया ने कहा कि इज़ इट रियली फेयर कि आप टाइम को ब्लेम करें फॉर द एक्शंस ऑफ योर कैरेक्टर्स, वो सारे काम ख़राब जो आपके कैरेक्टर्स कर रहे हैं, तालिया, फ़ाते एंड एडम, उसको आप बोलें कि जी ये वक्त का कसूर है, वक्त ने वो किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इट्स नॉट फेयर टू ब्लेम टाइम, लेकिन जिसे हम कहते हैं ना समंदर बहुत जालिम है, समंदर बहुत सख्त है, हालांकि समंदर तो कुछ नहीं है, वो तो पानी है, लेकिन हम अपनी तरफ से जिस तरह बोलते हैं समंदर के बारे में, उसी तरह टाइम के बारे में बहुत सी चीज़ें बोली जाती हैं। तो टाइम खुद नहीं कर रहा था, लेकिन वो उसकी वजह से, मतलब टाइम से लोगों को कैरेक्टर्स ऐसा सोच रहे थे कि टाइम हमारे साथ ऐसा कर रहा है। एक और चीज़ उन्होंने इधर फिर मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने कहा कि उस वक्त में बहुत से मुहावरे जैसे होते हैं कि वक्त की बात है, गया वक्त वापस नहीं आता, वक्त का चक्कर, इन सब मुहावरों को मैंने सोचा कि मैं इनके साथ थोड़ा सा खेलूं और इनको रिवर्स में यूज़ करूं। जैसे गया वक्त वापस नहीं आता, तो गया वक्त तो उनके पास वापस आ गया था तीनों के हाथ में, तो फिर उन्होंने क्या किया, वक्त की बात है तो वक्त का चक्कर। तो उन्होंने कहा कि मैंने सारे मुहावरों को एक उल्टा ट्विस्ट दिया और बड़ा मज़ा आया जब मैंने इस तरह किया, और बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ बनी, विच एक्चुअली वॉज रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी टू रियलाइज़ कि उन्होंने वाकई ये किया है। फिर बात वो यही कर रही थी कि तीनों को रियलाइज़ होता है कैरेक्टर्स को कि वो वक्त जो उनके पास था उन्होंने उस वक्त का वैसे फ़ायदा नहीं उठाया, वो चीज़ें, कुछ चीज़ें वो नहीं की जो उनको उस वक्त पे कर देनी चाहिए थी। और ये कहानी आई थिंक हम सबके साथ है, हम लोग भी वक्त निकल जाता है, फिर हम लोग पछताते हैं कि यार ये हमने ऐसा क्यों नहीं किया, हमें कर लेना चाहिए था। तो यस, कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है जैसे जैसे निम्रा से बात करते जाओ। मेरा अगला सवाल निम्रा से ये था कि आपने फ़ाते को पॉलिटिक्स से क्यों रिज़ाइन करवाया, क्या इससे ये नहीं मतलब होता कि वी आर गिविंग अप ऑन द सिस्टम। तो शी सेड कि फ़ाते वाज नेवर द परफेक्ट पॉलिटिशियन, वो लोगों की जो उससे उम्मीदें थी वो उन उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर पाया, उसने बहुत से गलत डिसीजंस लिए, बहुत से गलत किस्म के कनेक्शंस बनाए, जो चीज़ें उसको नहीं करनी चाहिए थी कभी कभी उसने वो की। तो वो फाइट कर करके थक गया था, उसको रियलाइज़ हो गया था कि ये इसका जर्नी ख़त्म हो गया, इससे आगे वो नहीं कर सकता, दिस वाज द बेस्ट ही कुड डू, सो ही डिसाइडेड टू गिव अप ऑन पॉलिटिक्स एंड टेक अ बैक सीट। लोगों की उम्मीदें जो थी वो इतनी ज़्यादा थी कि, और सिस्टम चेंज नहीं हो रहा था कि फ़ाते उन उम्मीदों को पूरा कर सकता, वो दावे कंप्लीट कर सकता जो उसने किए थे। निम्रा ने मुझे ये भी मेंशन किया कि जब ये बुक उन्होंने लिखी थी उस वक्त इलेक्शंस रिसेंटली हुए थे और बहुत से लोगों ने उनसे कहा कि वो प्रो पीटीआई हैं और प्रो पीटीआई बातें कर रही हैं। तो निम्रा ने उसमें मुझे बहुत सी बातें बोली थी, मैं उसको समराइज़ करके बताने की कोशिश करूँगी। आई होप कि मैं
रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये चीज़ कर सकूं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जिस लीडर के बारे में मैं बात करने का आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो मैंने आपको यही दिखाया है कि वो लीडर परफेक्ट नहीं था। फ़ातेह वॉज नॉट अ परफेक्ट पर्सन। तालिया न्यू कि वो बहुत सी चीज़ें गलत कर रहा है, फ़ातेह ने बहुत से गलत डिसीजंस भी कराए, और उसके बाद फ़ातेह को जब रियलाइज़ हुआ तो उसने ग्रेसफुली एग्जिट कर दिया। वो एक एजुकेशन बिल्ड कराना चाहता था, उसने वो किया, उसने कुछ दूसरे काम किए, लेकिन उसके बाद वो छोड़ के चला गया। और मसला ये था कि वो लोगों के लिए वो जितनी लोगों की तवक्कुआत थी उतने अच्छे सारे काम नहीं कर सका। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि मेरी एक दोस्त थी पीटीआई सपोर्टर, बहुत स्टॉन्च, तो उसने मुझसे कहा कि यार मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि फ़ातेह ने इतने गलत डिसीजंस लिए, इस तरह की चीज़ें की, गलत जजमेंट्स थी उसकी। तो मैंने उसको यही बोला, निम्रा ने उसको यही बोला कि ऐसा ही होता है, एक इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक सिस्टम चेंज नहीं होता, चेंज नहीं आता है। एक इंसान पूरे सिस्टम को शायद चेंज नहीं कर पाता है। तो निम्रा ने कहा कि मैंने आपको यही दिखाया है विच आई बिलीव इन, कि मुल्क की दौलत कैसे बाहर जाती है, मुल्क की दौलत कैसे चुराई जाती है। अगर आप हालिम को गौर से पढ़ें तो उसमें बहुत सी चीज़ें बहुत डिटेल में दी गई हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसको वोट कर रहे हैं और किसको वोट नहीं कर रहे हैं। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि किसको वोट करें किसको नहीं करें, मैंने तो चीज़ें आपके सामने खोल के कर दी हैं और ये बताया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त भी लोगों को प्रेजेंट गवर्नमेंट से ये अफसोस है और ये शिकवा है कि वो उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर रही है। लोग ये नहीं कह रहे कि वो पिछली गवर्नमेंट से बेहतर या पिछली गवर्नमेंट से बुरी है या ये बुरे लोग हैं या बुरे लीडर हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो हमसे वादे किए गए थे या जो हमें तवक्कुआत थी, जो हमें कहा गया था, वो सब नहीं हो पा रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत था, इससे रिलेटेड बहुत डिफरेंट तरीके से ये क्वेश्चन रिफ्रेस करके मुझे भेजा गया था, तो मैंने निम्रा के सामने रख दिया था। जितना निम्रा को मुनासिब लगा उन्होंने मुझे इस चीज़ का जवाब दे दिया, विच आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं सही तरीके से आपके सामने कम्युनिकेट कर सकूँ, एंड आई होप आई डिड अ गुड जॉब। सो ये एक छोटे सवालात का सेक्शन है, लेकिन हमने इसको सोचा कि इसको डिफरेंट तरीके से करते हैं। मैं सवाल पूछूंगी और मेरे साथ ये जो हैं ये जवाबात देंगी, और होपफुली आपको थोड़े और मज़े की इंटरेस्टिंग बातें पता चलेंगी हालिम के बारे में। तो हमारा पहला सवाल ये है कि आपने मलेशिया क्यों चूज़ किया एज़ द कंट्री फॉर हालिम। जब मैंने ये नावल लिखना शुरू किया था तो उस वक्त 3 कंट्रीज़ मेरे जहन में थी, मलेशिया, इंडिया एंड टर्की। टर्की को मैं बहुत दफ़ा नावल्स में पहले भी एक दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ और बहुत दफ़ा जिक्र भी करती हूँ, तो मुझे लगा कि कुछ नया होना चाहिए। इंडिया क्योंकि जो दोनों मुल्कों के हालात हैं उसकी वजह से मुझे लगा कि शायद लोग कैरेक्टर्स के बारे में उस जज्बे से फ़ील ना कर सके जिस तरह मैं चाह रही हूँ, तो इसलिए मैंने इंडिया को नहीं चूज़ किया। थर्ड फिर मलेशिया आ गया था। तो आई वॉन्टेड अ मुस्लिम कंट्री जिनके हालात भी हमारे जैसे हों, करप्शन हो, वहाँ के लोगों को भी यही मसले मसाइल फेस कर रहे हों। तो मलेशिया सारे पॉइंट्स पे चेक टिक मार्क हो रहा था, तो इसलिए मैंने मलेशिया चूज़ किया। अच्छा, तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि हालिम के नाम के पीछे कहानी क्या है, क्यों हालिम का नाम रखा है। ओके, हालिम के 2 डायमेंशंस हैं, ठीक है। और जब मैंने इंग्लिश में नाम सोचा था इस बुक का तो वो था ड्रीमर, और ड्रीमर के 2 डायमेंशंस ही होते हैं। अब मैंने क्योंकि देखिए इसमें 2 तरह के ड्रीम्स हैं, एक फ़ातेह है जो विजनरी है, जो विजन है जिसके, ठीक है। देन देयर इज़ तालिया जो कि ख्वाब देखती है, ड्रीम्स देखती है अबाउट सिचुएशंस। तो मैं चाहती थी कि थोड़ा सुपर नेचुरल टच भी आ जाता है, तो मैं चाहती थी कि इस तरीके कुछ ऐसा नाम हो जो इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दे, के साथ जस्टिस कर सके। तो मैंने अरबिक में देखा, मैंने पर्शियन में देखा, तो अरबिक में जो हालिम मुझे मिला वर्ड, उसका मतलब आया कि ड्रीमर, कि जो ख्वाब देखता हो। तो फिर मैंने अपनी टीचर से पूछा कि क्या इसका मतलब दोनों तरीक़ों से हो सकता है, एज अ विजनरी एंड एज अ नॉर्मल इंसान जो ड्रीम्स देखता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक इंसान जो ड्रीम्स देखता है उसके बारे में, विजनरी शायद इसकी उसमें नहीं आए। तो फिर उन्होंने कहा मैं चेक करके बताती हूँ। तो मैं इतने अफसोस में चली गई और मैं दुआ करी थी कि बस ये हो जाए इसका, ये भी आई वॉन्टेड कि मीनिंग चेंज हो जाए उस वर्ड का, क्योंकि मुझे ये वर्ड उससे बहुत फ़ील आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। खैर फिर उन्होंने कुछ दिन बाद फ़ोन करके बोला कि तुम सही कह रही थी, एक्चुअली इसका मतलब विजनरी भी होता है, तो आप इसको दोनों उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैं अपनी कहानियों के नाम जिनसे मुझे कुछ फ़ील आ रही हूँ उनको यूज़ करती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशंस रखती हूँ ताकि लोग खेल सके उस पॉइंट से, लोगों को मज़ा आ सके। सो दैट्स द स्टोरी बिहाइंड हालिम। तीसरा सवाल ये है कि जो 2 वर्ड सबसे ज़्यादा, 2 जुमले सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए, जो आपको जानता है वो आपकी जान बचाता है, जो आपको आता है वो आपकी जान बचाता है, और दूसरा तालिया का था, तालिया के प्लान्स, तालिया की मर्ज़ी। तो इनके पीछे कोई कहानी है, कैसे आया ये सब कुछ?
ओके सो दो जुमले जो इस बुक में बार बार यूज़ हुए, विच इज़ जो हम जानते हैं वो हमारी मदद करता है, वो हमारी ज़िंदगी बचाता है, और तालिया के प्लान्स ताली मर्जी। सो पहला ये था कि नेशनल ज्योग्राफिक पे मैं एक प्रोग्राम देख रही थी, वहाँ मैंने देखा कि एक बंदा एक जंगल में होता है और वो उस जंगल में सर्वाइव करता है, क्योंकि जितनी उसको जंगल के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, उतना ही उसकी ज़िंदगी, मतलब उसको मसले मसाइल से बचने में आसानी होती है। कोई प्रॉब्लम होती है तो वो नॉलेज यूज़ करके अपनी जान बचाता है या अपनी उस मुश्किल से निकलता है। तो जब मैं ये लिख रही थी तो मैंने थोड़ा सा वो आइडिया यूज़ किया, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ तो हमारी ज़िंदगी में हर जगह हमारे ऊपर अप्लाई होती है। जितना हम जानते हैं वो हमारे लिए चीज़ों को आसान करता है। सैनिटी जो होती है वो फेमिलियरिटी से ही आती है। तो फिर मैंने सोचा इसको मैं यूज़ करती हूँ। सेकेंड लाइन जो तालिया का जुमला था, जब मैं तालिया को लिख रही थी उस वक्त से ये पहली चीज़ थी जो मेरे जहन में आई, क्योंकि तालिया जो है ना, वो तालिया एरोगेंट है, तालिया में एटीट्यूड है, तालिया में स्टाइल भी है, तालिया अपने आप को बहुत समझती भी है। तो तालिया के साथ ये जो जुमला था, ये जो कहावत, ये जो लाइन थी, ये बिल्कुल परफेक्ट जा रही थी। अच्छा, कोई एक दो जगह थी जो चैलेंजिंग थी या कहीं आप स्टक हुई जब आप ये नावल लिख रही थी? ओके, द टू थिंग्स जिस पे मैं स्टक हुई या थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग था, वो एक बात ये कि मैं बहुत से टैबू टॉपिक से बात करी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल होम रेकर का, तो ये मुझे एक थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग था या इसके बारे में कंसर्न था। सेकंड, फ़ाते और तालिया की उम्र का डिफरेंस। तो मैंने ये बहुत क्वेश्चन किया कि क्या मैं एक लव स्टोरी, एक बड़ी उम्र, एक छोटी उम्र की लड़की, एक बड़ी उम्र के लड़के मर्द और एक छोटी उम्र की लड़की के दरमियान की लव स्टोरी लिखूँगी। तो इनिशियली जब लोगों का रिएक्शन आना शुरू हुआ और रीडर्स ने बोला, तो यस, थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ था और मैं थोड़ा सा वो हुआ था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, आई विल गो बैक टू माई ओरिजिनल स्क्रिप्ट, मैंने वो ही लिखा। तो ये दो चीज़ें थी जिन पे थोड़ा सा चैलेंजिंग थे। व्हाट इज़ हालिम फॉर यू? हालिम इज़ हीलर फॉर मी। जिस वक्त मैंने हालिम लिखा उस वक्त मैं ज़िंदगी की एक मुश्किल दौर से गुज़र रही थी और मैंने बहुत से लोगों को ज़िंदगी के हालात या डेथ की वजह से लूज़ कर दिया। तो हालिम ने मुझे उस टाइम पे बहुत हील किया और शायद यही वजह है कि हालिम बहुत ड्रैग भी हुआ, क्योंकि हालिम was healing me and I was really enjoying writing हालिम। अच्छा, ये होता है कि जब आप किसी मुश्किल में होते हैं ना, एज़ कम्पेयर टू दैट, जब आप उस मुश्किल के बारे में लिखते हैं बाहर निकल के उस सिनारियो से उस वक्त, तो आप उसकी सोल्यूशन ज़्यादा अच्छे तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो शायद मैं सेल्फ़ एनालिसिस भी कर रही थी और जो चीज़ें हो रही थी उनके सोल्यूशंस भी निकाल रही थी। तो इसलिए हालिम ने, और बहुत सी दफ़ा लोग कहते हैं कि किताबें रीडर्स को हील करती हैं। मुझे लगता है कि अच्छी किताब जो होती है वो रीडर के साथ साथ राइटर को भी हील करती है। तो येस, हालिम इज़ अ हीलर फॉर मी एंड इसीलिए शायद हालिम को मैंने बहुत लंबा लिखा भी। कोई एक चीज़ है या अगर आप देखती हैं तो आप सोचें कि वो आप थोड़ा सा डिफरेंटली करती? आई थिंक दो चीज़ें। हालिम बहुत लंबा हो गया था। हालिम को मैंने सोचा था मैं छोटा एक नावल लिखूंगी, लेकिन जब मैंने लिखना स्टार्ट किया तो वो एक डिफरेंट अंदाज में मैं लिखती गई और वो बहुत लंबा हो गया। तो गोइंग बैक, शायद मतलब अब नेक्स्ट टाइम शायद मैं उस स्टाइल में ना लिखूं। आई डिड वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट एंड सी कि इस स्टाइल से मैं लिखूँ तो मुझे कैसा फ़ील होता है, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वो स्टाइल शायद मैं नहीं हूँ। जब डायलॉग्स में बात हो रही होती है, जब कहानी को आप एक बंदे के पर्सपेक्टिव से नहीं सुना रहे होते, आपको हर इमोशन डायलॉग्स और एक्सप्रेशन और सीन से बताने होते हैं, तो फिर नावल जो होता है बहुत लंबा हो जाता है, और यही हालिम के साथ हुआ था। सेकेंड चीज़ ये कि नावल जब जैसे मैंने बताया कि 3 कंट्रीज़ को मैं कंसिडर कर रही थी, आई फील कि वो लोग ज़्यादा कनेक्ट कर सकते अगर वो कैरेक्टर्स पाकिस्तान में बेस होते। तो अब गोइंग फॉरवर्ड मुझे ये लगता है कि मैं पाकिस्तान बेस्ड अपने लोगों की कहानियाँ लिखूँगी, अपने लोगों के कैरेक्टर्स लूँगी जिससे लोग ज़्यादा कनेक्ट कर सके। तो येस, दीज आर द 2 थिंग्स जो मेरी लर्निंग्स हैं, आप कह सकते हैं, हालिम लिखने के बाद। थैंक यू सो मच इतने जल्दी और मज़े के जवाब देने का हमें, और हमें कुछ और जो छोटी छोटी बातें थी वो पता चल गई हालिम के बारे में और निम्रा के बारे में। ओके जी, लास्ट पार्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि लास्ट रहबर, आखिरी रहबर कौन था? अच्छा जी, आप लोगों का ख्याल है कि आप लोगों को वेट करना पड़ा है। निम्रा ने मेरे साथ भी यही गेम खेली, मतलब वॉइस नोट आ रहा है लेकिन निम्रा बता नहीं रही है कि लास्ट रहबर कौन है। तो वो लग रहा था वो जो रियलिटी शोज़ नहीं होते जिसमें विनर सबसे एंड में अनाउंस होता है, वो कहता है द विनर इज़। बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था।
अच्छा, मेरी अपनी एक थ्योरी थी, लेकिन मेरा तो गलत हो गया जी गैस। आप, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों का सही है। मेरा ख्याल था कि मीशा है। मैंने बड़ा सोचा, मैंने कहा यार मीशा होगी, वो ही पॉसिबल हो सकती है, वो पकड़ी भी नहीं गई थी, एंड इस तरह मैंने अपनी बड़ी, लेकिन खैर मेरा गैस गलत था। अब मैं आपके पास आती हूँ और बताती हूँ। अब मैं इस बात पे आती हूँ कि मैं बताऊँ कि कौन था। तो जी, लास्ट रहबर वाज अहमद निज़ाम, द प्रोसिक्यूटर। नाउ निम्रा टोल्ड मी हाउ ही वॉज। अच्छा, निम्रा कहती है कि उन्होंने लास्ट कुछ की जो एपिसोड्स थी ना, उसमें हिंट्स देना शुरू कर दिए थे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहली बात ये, अच्छा उन्होंने कहा कि अगर आप सोचें तो हाल ही में बार बार ये कहा है तालिया ने कि बेस्ट कौन वो होता है जो कभी पकड़ा नहीं जाए, जो कभी डिस्कवर ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं चला कि आप कौन हो गए। तो इसमें लास्ट में रीडर और तालिया दोनों कौन हुए थे? थैंक्स टू निम्रा। निम्रा ने कौन किया था हमें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ अस कुड नॉट फिगर आउट कि लास्ट रेबर कौन था। तालिया को कभी पता नहीं चल सका आज तक कि उसके साथ हुआ क्या था। वो तो फातेह के साथ जाके बड़ी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। अच्छा जी, तो अहमद निज़ाम जो थे, अच्छा हाल में ये भी है कि लोगों को जब पावर मिलती है तो लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो अहमद निज़ाम के पास भी पावर जैसे आना शुरू हुई, फिर वो रिसर्च बहुत कर रहे थे, बेहाल हो गए। ही वाज डूइंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड वो बहुत पढ़ रहे थे किताबें। तो आई थिंक थ्योरी है कि वाइल डूइंग दिस ही स्टम्बल्ड अक्रॉस सम इन्फॉर्मेशन, जिससे उनको पता चला वक्त की चाबी का, कि वक्त के चक्कर का, वक्त की चाबी नहीं वक्त के चक्कर का, कि और फिर वो उनको बड़ा इंट्रीग किया। और उनको, और देखा जाए तो अहमद निज़ाम की कोई अपनी ज़िंदगी भी नहीं थी। तो और पावर जो होती है वो भी, बिकॉज ये तो बड़ी पावरफुल, आखिरी रहबर जो है वो तो बड़ी पावरफुल पोजीशन है, तो वो भी उनको सब चीज़ें इंट्रीग की। तो ये थ्योरी है कि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली जिससे उनको वक्त के चक्कर का पता चला, एंड ही वांटेड टू बी इन्वॉल्व इन दैट वक्त के चक्कर में। लेकिन अगर वो तालिया से बोलते तो तालिया, उनको पता था कभी भी उनको वक्त के चक्कर में इन्वॉल्व नहीं होने देती, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो तालिया की मदद करेंगे। तो ये हमारा पहला हिंट था कि एक इंसान इतना अननेचुरल इंटरेस्ट क्यों ले रहा है तालिया के केस में, क्या वजह है, क्यों वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है तालिया के केस में, आउट ऑफ द वे जाके उसकी सारी मदद कर रहा है। दिस वाज द फर्स्ट हिंट। सेकंड हिंट वाज कि तालिया और एडम कहते हैं जब वो उसको छोड़ने जाते हैं केस के बाद, कि ये कितने अच्छे हैं, इन्होंने हमारी फ़ीस भी नहीं ली। अगेन निम्रा सेठ के हाल में मैंने बार बार बताया कि दुनिया में कोई भी शख्स कुछ भी बगैर मतलब के नहीं करता। हाल में हमने यही देखा था, ठीक है। हाल में हर इंसान जो कुछ कर रहा है, जो भी अच्छा भी कर रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ उसकी एक मोटिवेशन है। तो अब एक बंदा है, वो आउट ऑफ द ब्लू आपके साथ इतना अच्छा हो रहा है, इतनी अच्छी चीज़ कर रहा है, और रिटर्न में उसको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। तालिया तो अपनी मासूमियत में ये सोच रही है कि ये कितने अच्छे और ये मेरी मदद करें और मेरे से फ़ीस भी नहीं ले रहे। एक्चुअली तो उन्होंने फ़ीस ले ली है, बट एक और तरीके से जो तालिया को नहीं पता चल सकी, और वो तालिया के साथ बिल्कुल साइड बाय साइड चल रहे थे, इतने इन्वॉल्व थे केस में। इस तरीके से उन्होंने सारी डिटेल्स तालिया से ले ली, तालिया ने उनको सब चीज़ें बता दी। बहुत सी बातें तालिया को रियलाइज़ नहीं हुआ, उसने अपने सीक्रेट्स भी शेयर कर दी, उनके अपने बाप के बारे में बताया, एक एक डिटेल बताई। तो इस तरह उनको बहुत सी चीज़ें पता चल गई जो वो जानना चाहते थे। दिस वॉज द सेकेंड हिंट। द थर्ड हिंट वॉज कि जब तालिया और एडम उनको छोड़ने आते हैं तो ये लिखा हुआ होता है कि उनके घर में कौसो क़ज़ा के रंगों के फूल थे। और जब आखिरी रहबर जब कि घर की भी बात होती है लास्ट सीन में, जब वो मलका जाती है, तो तब भी लिखा था कि उस घर के बागीचे में कौसो क़ज़ा के रंगों के जितने फूल थे उनके नाम लिए थे। उन रंगों के जो 7 रंग होते, उन रंगों के नामों के फूल लेके बोला गया था कि वो फूल लगे हुए थे। तो दैट वाज अनदर हिंट जिससे रीडर्स को पता चल सकता था या वो कनेक्ट कर सकते थे कि आखिरी रहबर कौन है। तो एज निम्रा सेड के बेस्ट कौन वही होता है कि लास्ट तक आपको पता नहीं चल सके कि आप कौन हो गए। एंड शी सेड, एक और बड़े मज़े की बात, शी सेड मैंने इतने किस्तों में आपको मुसलसल ट्रेन किया था टू फिगर आउट टू फिगर आउट कि क्या साइंस होते हैं, तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए था। तो शी सेड कि आई एम रियली प्राउड ऑफ दोज पीपल जिन्होंने फिगर आउट कर लिया, बहुत से लोगों ने कर लिया था, एंड दे फिगर आउट के कौन है आखिरी रहबर, और जिन्होंने नहीं किया तो उनके लिए फिर वो कौन हो गए हैं। ये बात सुन के निम्रा की मैं तो शर्मिंदा ही हो गई कि उन्होंने हमें इतने अरसे से नॉवल में वो सिखा रही थी अबाउट कॉन, बीइंग कॉन्ड एंड कॉन आर्टिस्ट। आई होप मैं अंग्रेज़ी सही बोल रही हूँ। तो मैंने कहा हाँ राबिया, वैसे ये बात तो सही है, पता होना चाहिए था ये सब बातें, एंड सैडली मैं तो नहीं गेस कर सकी थी।
अच्छा, उन्होंने एक और बात भी बोली थी कि अहमद निज़ाम जो थे वो बड़े बड़े सेल्फ राइचियस थे, और जो इस तरह के लोग होते हैं उनको एक अथॉरिटी भी चाहिए होती है, उनकी उनकी इस तरह की पोजीशन भी थी। तो ये जो लास्ट रहबर की जो जॉब है, ये पूरा दर्जा है, उसमें बहुत अथॉरिटी और बड़ा कंट्रोल है। दैट वाज अनदर थिंग दैट पुश्ड हिम टुवर्ड्स गोइंग इन द वक्त का चक्कर, यू नो, और गोइंग टुवर्ड्स वक्त का चक्कर। तो जी आप लोग बताएं, आप में से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए किस किस का गैस सही था, कौन इस चीज़ को सही तरीके से गैस कर सका और कौन इस चीज़ को सही तरीके से गैस नहीं कर सका। क्या ये सारी बातें सुन के डज इट मेक सेंस टू यू नाउ? अच्छा, मैं तो आपको पता है फजूल सवाल भी अक्सर पूछ लेती हूँ, तो मैंने उनसे ये पूछा कि निम्रा क्या पहले से आपने डिसाइड किया हुआ था ये या लास्ट मिनट था कि मतलब कि जब किताब ख़त्म होगी फिर आपने सोचा कि हाँ लास्ट रहबर कुछ होना चाहिए? तो निम्रा का हंसते हुए जवाब आया था, शी वॉज़ वेरी काइंड, शी डिड नॉट गेट ऑफेंडेड और शी डिड नॉट थिंक कि मैं उनकी इंटेलिजेंस को अंडरमाइन करी हूँ, जो कि मेरा मकसद नहीं था, मैंने ऐसी मजाक में पूछ लिया था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं था। फिर उन्होंने मुझे सारी बातें भी बताई कि देखो इस तरह मैंने हिंट्स भी दिए हुए थे। तो ये मैं छोटी छोटी डिटेल्स आपके साथ शेयर करती जाती हूँ ताकि टू मेक द इंटरव्यू मोर इंटरेस्टिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो देख के मज़ा आया हो, आप लोगों को बहुत से सवाल जो आपके थे उनके जवाबात मिल गए हो। जो मेन सवाल था उसका जवाब तो सबको मिल गया है। हालिम बहुत बड़ा नावल है, हालिम हैज़ सो मैनी स्टोरी लाइन्स एंड सो मैनी डायमेंशंस कि इट्स नॉट पॉसिबल कि एक सिटिंग में आप हालिम की हर चीज़ को कवर कर सकें। लेकिन जो मुझे लगा मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने उठाए और मैंने और निम्रा ने उसको कवर करने की कोशिश की। निम्रा ने मुझे और भी सवालों के जवाब दिए हैं, बट आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो मैंने वो छोटे मोटे सवालों के जवाब रख लिए हैं। कोशिश करेंगे कि एक सेटिंग और हो निम्रा के साथ, जिस पे और भी ज़्यादा बातें हम और भी ज़्यादा चीज़ों और कैरेक्टर्स के बारे में निम्रा से इन्फॉर्मेशन ले सकें। प्रॉमिस नहीं करी लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको खुदा हाफिज़ बोलूँ, मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है फॉर द अपकमिंग नावल जो निम्रा अहमद लिख रही हैं इस वक्त। माला नाम है निम्रा का। निम्रा वॉज़ वेरी काइंड टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद मी। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने नावल के अब तक 3 ड्राफ्ट्स लिखे और तीनों ड्राफ्ट्स को डिस्कार्ड कर दिया बिकॉज शी वॉज़ नॉट हैप्पी राइटिंग स्टाइल से एंड शी कुड फिगर आउट कि मसला क्या है। फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने सोचा कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो मेरा स्टाइल है वो नहीं है जो जिस तरह मैं लिखना चाह रही हूँ। फिर उन्होंने उस स्टाइल को चेंज किया। अच्छा जी, नावल में 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स 3 डिफरेंट सिटीज़ में बेस्ड हैं। पहला पार्ट जो है वो लाहौर में है बेस्ड, और वो कह रही हैं कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी कहानी है, निम्रा की कहानी है। उसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो निम्रा के आसपास के जो कैरेक्टर्स हैं उधर से उठाए गए हैं। माही एक कैरेक्टर है जो उनकी बहन है, मोईद एक कैरेक्टर है जो उनके भाई अरसलान हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ बेस्ड इन अनदर सिटी। निम्रा ने कहा कि वो कुछ अर्से पहले अपनी एक पुरानी दोस्त से मिली और उनकी जब उन्होंने कहानी सुनी तो बड़ा उनके दिल पे असर हुआ, दैट स्टोरी रेजोनेटेड विद हर। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसकी कहानी लिखूंगी। तो जो सेकंड पार्ट है वो उनकी दोस्त की जो कहानी है उस पर मबनी है। थर्ड पार्ट जो है वो लव स्टोरी है। थर्ड पार्ट इज़ अनदर सिटी और दैट्स द पार्ट दैट शी इज़ मोस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू राइटिंग। वो अभी तक उस पर पहुँची नहीं है एंड शी कांट वेट कि वो उस पर लिखें। और ये वो कहानी है, ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको वो बहुत अरसे से लिखना चाह रही है, बहुत अरसे से, एंड शी रियली वॉन्ट्स टू पुट दिस इन वर्ड्स। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इट्स अ लव ट्रायंगल। एक लड़की 2 लड़के हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। तो निम्रा से तो हम डिफरेंट चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। और जो कैरेक्टर्स हैं उनमें से एक एंटरप्रेन्योर है, एक आर्टिस्ट है और एक राइटर है। अब हम कहानी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन क्या है। दैट इज़ ऑल। और उन्होंने कहा राइटिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। दैट इज़ ऑल मेरी तरफ से। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर मुझसे कोई बात गलत हो गई है, मैंने कोई नाम गलत ले लिया है, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दी है, तो मुझे मेरी माफ़ी आपसे भी और निम्रा से भी। चीज़ें हो रही होती हैं, फ़्लो में बोल रही होती हूँ, बहुत दफ़ा याद नहीं रहता है, फिर बाद में आता है, लेकिन उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते कुछ वजहों से, कुछ वजूहात से। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको वीडियो कैसी लगी। व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट? किस इन्फॉर्मेशन को सुन के आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया और क्या आपका गेस करेक्ट था अबाउट द लास्ट रहबर? अल्लाह हाफ़िज़।